नमस्कार साथियों। दक्षिण भारत के प्रमुख जो राजवंश है स्टार्ट कर रहे हैं उससे हिस्ट्री सेगमेंट, इसको ध्यान से देखेंगे, महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पल्लव राजवंश से। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। और पल्लव वंश जो है वो कब से कब तक प्रफुल्लित रहती है? तो 575 से लेकर के 600 AD तक। याद रखेंगे ये किधर है? तो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। अगर पल्लव वंश की राजधानी पूछे तो कांची यानी कांचीपुरम में है उसकी। इसके प्रमुख जो शासक है, सबसे ज़्यादा प्रमुख है उसमें कौन है? तो महेंद्र वर्मन नाम के जो शासक है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख है और उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे और कौन कौन से प्रमुख शासक हैं। पल्लव वंश के जो प्रमुख शासक हैं महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और प्रवेश वर्मन प्रथम है। मत विलास प्रहसन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मत विलास प्रहसन की पुस्तक की रचना किसने की? तो महेंद्र वर्मन ने की थी। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो ये पल्लव वंश थे ये किसके अनुयायी थे? तो ये वैष्णव थे। राइट, जो संस्थापक है सिंह विष्णु, ये क्या है? तो वैष्णव थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो वैष्णव धर्म है उनको दक्षिण भारत में उनके जो प्रमुख उपासक थे वो कौन थे? तो उनको बोला जाता था अलवार। अलवारों की संख्या भी पूछी गई है। तो अलवारों की संख्या कितनी है? तो 18 है। जो विष्णु धर्म के अनुयायी हैं उनको अलवार कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसा ही अगर पूछ ले कि शैव धर्म के अनुयायी को क्या बोलते हैं? तो वो नयनार बोलते थे। नयनार, नयन माने नयन, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र से याद रखेंगे शंकर भगवान। तो नयनारों को अगर संख्या पूछेगी कितनी थी तो वो 63 थी। राइट, तो याद रखेंगे मत विलास प्रहसन किसने लिखा था? तो वो महेंद्र वर्मन ने उसकी रचना की थी। क्वेश्चन ये भी है कि महेंद्र वर्मन शुरू में क्या था? तो जैन मतावलंबी था। कुल का जो वंशज है कौन थे? तो वो वैष्णव थे। और आगे चल करके ये कौन से अपना लेता है महेंद्र वर्मन? तो जैन मतावलंबी। परंतु कुछ दिनों के बाद तमिल संत अयप्पर के प्रभाव में फिर ये शैव बन जाता है। तो शैव से याद रखेंगे नयनार, नयनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि महाबलीपुरम में सबसे पहले का तो पूछता है रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 6 है। कितने हैं? तो 6 रथ मंदिर हैं। सबसे छोटा रथ मंदिर जो पूछता है तो वो पूछता है कि सबसे छोटा रथ मंदिर कौन है? तो वो द्वारपति है। द्वारपति रथ मंदिर है। भीम रथ मंदिर सबसे बड़ा रथ मंदिर है। तो ये पूछेगा कि महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया, का निर्माण किसने कराया? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। वातापी कुंड और महामल की उपाधि किसने धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। याद रखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम क्या क्या किया? तो रथ मंदिरों का निर्माण कराया। और एकाश मंदिर उसको कहते हैं जो एक ही पत्थर को, एक ही शिला को काट करके बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एकाश मंदिर। जो भी रथ मंदिर वहां बने हुए हैं सब एकाश मंदिर है, यानी एक ही शिला को काट करके उसको बनाया गया है। परमेश्वर वर्मन प्रथम स्वयं मत ये तो भूलना ही नहीं है कि सबसे पहले कि ये जो पल्लव वंश है कौन थे? तो वैष्णव थे। उसमें से जो महेंद्र वर्मन है वो आकर के जैन बनता है। फिर
अयप्पर के तमिल संत जो हैं उनके प्रभाव में आकर के स्वय बन जाता है। उसके बाद ये परंपरा चली जाती है उस क्षेत्र में ज्यादा जो अनुयायी शक्तिशाली हो जाते हैं कौन, तो स्वय यानी नयनार। उसने लोकादित्य, एकमल, रणजय, अत्यंत कामा, उग्रदंड, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखेंगे प्रवेश वर्मन जो है वो स्वयं था। प्रवेश वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, याद रखेंगे अरबों का आक्रमण के समय पल्लव राजवंश का शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राज सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। किसने, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय कौन आक्रमण होता है, तो अरबों का आक्रमण होता है। उसने कांची यानी वर्तमान में कांचीपुरम, पल्लवों का जो राजधानी है कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो मंदिर निर्माण की कुछ शैलियां हैं, कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे उत्तर भारत में जो अधिकतर प्रचलित है वो आपको नागर शैली, उत्तर भारत में, मध्य भारत में आपको है बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। यूपीएससी में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पंचायतन क्या है, तो वो भी मंदिर निर्माण की शैली है। पंचायतन का मतलब एक चबूतरा बनाया जाता है, उस चबूतरे के ऊपर 5 ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं, उसमें से एक प्रमुख मंदिर होता है, उसको पंचायतन मंदिर बोलते हैं। तो नागर शैली किधर, उत्तर भारत में, बेसर शैली मध्य भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। अब जब हम आर्किटेक्चर वाला पोर्शन करेंगे तो वहां पे इनकी जो बनावट शैली है वहां पर चर्चा करेंगे। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद तस्वीरें लगी है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि कौन ऐसे वंश है जिनकी मंदिरों में उनके राजाओं और रानियों की तस्वीरें लगाई गई थी, तो वो पल्लव राजवंश था। 10 कुमार रचित के लेखक डंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डंडी कौन थे, तो 10 कुमार चरित के लेखक थे और किसके शासनकाल में रहते थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के कार्यकाल में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडई अलवार, याद रखेंगे अलवार मतलब कौन, वैष्णव, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। लेकिन नरसिंह वर्मन द्वितीय किनके उपासक हैं, तो स्वयं के यानी नयनारों का। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में कौन थे, तो तिरुमडई जो अलवार संत थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट देखते हैं नंदीवर्मन तृतीय। स्वयं था, उसका राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत देवनार निवास करता था, जिसके भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की।
पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कंप वर्मा था। कौन था? कंप वर्मा। जो प्रमुख शासनकाल है कितना है? 500 575 से लेकर के 600 तक है। लेकिन कुछ राजवंश बच जाते हैं राजा, और अधिक शक्तिशाली जो वहाँ के अन्य है, चोल है, चेला है, वो अधिकार कर लेते हैं। इसलिए वहाँ जो बचे हुए राजवंश है वो आगे तक चलता है। कब तक? जो अंतिम रहता है कंप वर्मन 948 से 980 तक। नेक्स्ट राजवंश देखते हैं कौन? तो चोल राजवंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस शेषों पर आधार, याद रखेंगे। चोल वंश किसको हरा करके अपनी नया राज्य बनाता है? तो चोल, याद रखेंगे। ये चोल पहले भी है, कई फेजोज में इनका शासन रहा है। तो पल्लवों को हरा करके 9वीं शताब्दी में चोल वंश स्थापित होता है। इस वंश के जो संस्थापक है विजयालय है। विजयालय क्वेश्चन पूछेगा कि चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो तंजौर। वर्तमान में तंजावुर जो है वह किसकी राजधानी है? तो चोल की। अभी पल्लव जो पड़े हैं उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कांची। वर्तमान में कांचीपुरम। तंजावुर का वास्तुकार कुंजरमल्लन राजा पेरुथ वचन था। याद रखेंगे कि तंजावुर का वास्तुकार कौन थे? तो कुंजरमल राज पेरुथचंद थे। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडम राम की उपाधि धारण की। या आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले आया था PS1 और PS2 मूवी करके, पनानी सेल्वम। ये मूवी देखिएगा तो चोल वंश के जो शासन पद्धति है उसके बारे में समझ में आएगा। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक वन को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक वन का बड़ा लड़ाका राजादित्य मारा गया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछता है कि श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया? तो वो राज किया था, राजा राज, राइट। अब कहेगा कि संपूर्ण श्रीलंका पे, ये जो श्रीलंका का इस तरीका का मैप है, तो उत्तर श्रीलंका पे जो जाफना वाला क्षेत्र है उस पे कौन किया था? तो राज किया था। अगर संपूर्ण श्रीलंका की बात करें तो वो किसने करता है? तो वो करता है राजेंद्र प्रथम करता है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम 5 को भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के बीजी क्षेत्रों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया, जिसकी राजधानी पोलोनरुवा बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तंजौर में आज भी राजराजेश्वर, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा मंदिर है राजराजेश्वर, वो किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था।
चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। राजराज जो प्रथम है इसने मलाया प्रायद्वीप यानी इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के जो क्षेत्र है वहां भी शासन किया, वहां तक अपने शासन को विस्तार किया। संपूर्ण श्रीलंका को जीतने का भी काम किसने किया? तो राजेंद्र प्रथम ने किया। चोल काल में भूमि के प्रकार, क्वेश्चन बहुत ही से पूछता है प्रशासन से, राजस्व इकट्ठा करने से। तो हम लोग चोल वंश के जो भूमि के प्रकार है उसके बारे में देख रहे हैं। तो वेलन वगाई याद रखेंगे। वेलन वगाई कौन था? तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। वेलन वगाई कौन थी? तो गैर ब्राह्मण जो थे किसान स्वामी की भूमि को क्या बोलते थे? वेलन वगाई। यानी वेलन वगाई वैसी भूमि थी जो ब्राह्मणों की नहीं थी, गैर ब्राह्मण जो थे वहां के जो जमींदार उनकी भूमि वेलन वगाई कहते थे। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव कहते थे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि है वो ब्रह्मदेव कहलाती थी। साला भोग, साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि जो होती थी वो साला भोग कहलाती थी। देवदान या तिरुमल दंडकिनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या बोलते थे? देवदान। पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कौन थी? तो पल्ली चंदम जो जैन संस्थान थे, शिक्षा मंदिर हो, उनको जो दिया जाता था भूमि चोल काल में उसको क्या बोलते थे? तो पल्ली चंदम बोलते थे। याद रखेंगे गजनी जब सुल्तान बना, गजनी सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। याद रखेंगे गजनी, गजनी कब होता है? तो 1027 में आक्रमण करता है कहाँ? सोमनाथ मंदिर पर। वो किसके समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। नेक्स्ट देखते हैं राजेंद्र द्वितीय प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम जो राजा है वो राजेंद्र तृतीय था। तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र प्रथम श्रीलंका को जीतता है, मलाया प्रायद्वीप को जीतता है और पाल वंश महिपाल को भी हराता है। सबसे बड़ा जो क्षेत्र विस्तार कौन करता है? तो राजेंद्र प्रथम करता है। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। तो याद रखेंगे कि जब अकाल अभाव पड़ा था उस समय विक्रम चोल नामक जो शासक था वो जनता से राजस्व वसूल कर करके चिदम्बरम मंदिर का निर्माण और विस्तार उसका करवाया था। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर की स्थिति गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवाया था। याद रखेंगे कलोतुंग द्वितीय, या आप याद रखें, याद आ रहा होगा जब आप जो कमल हसन की दशावतार मूवी है उसको आप देखेंगे, देखना चाहिए, बहुत शानदार मूवी बना है वो। तो उसमें अलवार और नैनारों की जो लड़ाई है उसको दिखाया गया है। तो कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित विष्णु भगवान की मंदिर को समुद्र में फेंकवाया था। ये मंदिर उसमें ऐसा ही फेंका जाता है, आप लोग देखिए, बहुत शानदार मूवी है। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। तो ध्यान रखेंगे कि कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में यानी विष्णु भगवान की जो मूर्ति फेंकवाया था वो रामानुजाचार्य। क्वेश्चन यूपीएससी हर एक बार पूछता है कुछ न कुछ भक्ति संतों से। तो रामानुजाचार्य थे वो अलवार संत ये भी थे। इनका जन्म तो हुआ था
तमिलनाडु में, लेकिन यही राज्य के विरोध के कारण इनको वहां से पलायन करना पड़ा, तो ये आ गए आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में। तो 2023 में रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मंदिर मूर्ति स्टैचू उनका बनाया गया था। तो आप लोग कमेंट में ये भी बताएंगे रामानुजाचार्य का जो मंदिर स्टैचू बना था उसको किस रूप में जाना जाता है, और ये भी बताएंगे जो रामानुजाचार्य थे वे किस संप्रदाय थे तो श्री संप्रदाय। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की संकल्पना दिए थे। अद्वैतवाद जैसे शंकराचार्य वैसे ही रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम। याद रखेंगे पेरू और सेरुंदरन ये कौन थे तो प्रशासन में अधिकारी थे। जो बड़े अधिकारी थे उनको पेरुदरम और जो निम्न अधिकारी थे सेरुंदरन कहा जाता था। उच्च अधिकारियों को डाउन कुटुंब भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में यानी 6 प्रांतों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। जैसे उत्तर भारत में क्या था तो ग्राम है, ब्लॉक है, ये आधुनिक वर्तमान की बता रहे हैं, जिला है, उसके बाद राज्य है, तब देश है। वैसा ही मुगल काल में भी सूबा प्रांत 20 में बटा हुआ था। तो जो चोल काल में है तो जो सबसे बड़ा था वो मंडलम था यानी कोटम था, और कोटम को कई नाडु में बांटा गया था और कई नाडुओं को कुर्मों में बांटा गया था। ये सबसे छोटा इकाई अगर पूछे कौन था चोल काल में तो कुर्मो था, उससे बड़ा नाडु था, और नाडु से बड़ा सबसे बड़ा जो प्रांत जिसको बोलते थे तो कोटम था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन की संकल्पना कहाँ से आई है तो वो चोल काल से आई है। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खास नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूमि स्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, आईआर यानी प्रधान जैसे उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपी गई थी। जो धनी भूस्वामी थे वो राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करते थे। जब सेवा प्रदान करते थे तो उनको एक उपाधि दे दी जाती थी जिसको अरियार कहते थे। अरियार कौन होते थे तो भूस्वामी प्रधान होते थे गांवों पे। स्थानीय स्वशासन आ गया ना। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उस सर्वसाधारण लोगों की ऊर जो थे, याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण है, ऊर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांवों की भूमि का अधिग्रहण करना। ये ऊर जो था वर्तमान के उत्तर भारत में जो सचिव है ग्राम पंचायत में उसका काम ये ऊर करता था। तो याद रखेंगे ऊर क्या था तो वो तालाबों या बगीचों का निर्माण करवाने के लिए भूमि का आवंटन कराता था। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। अग्रहार कौन थे तो जो इलीट किस्म के जो लोग थे वो अग्रहार कहलाते थे।
और ब्राह्मणों की बस्तियां सभा या महासभा होती थी, जिसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, यह जो भी सभा बैठता था तो या तो तालाब के निकट या किसी मंदिर के प्रांगण में बैठता था। चोल काल में जो भूमि का कर रहा है उपज पर, तो 1/3 रहा है। गांव में कर्मचारियों की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत की अधिकतर जो जानकारी मिलती है या उत्तर मेरूर अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त की भी जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में देखें कि उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में क्या क्या मिला है। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसी होती थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, यानी जो भी भूमि स्वामी थे, कर देते थे, उनको इसकी सदस्यता उनको मिल जाती थी। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। सबसे महत्वपूर्ण ये है, वर्तमान में इसे ही लागू किया जाना चाहिए कि जो सांसद बन चुका है जो सांसद बन चुका है वो तो सांसद फिर बन सकता है, लेकिन मंत्री 3 बार से नहीं ज़्यादा नहीं बन सकता है। तो भ्रष्टाचार हो सकता है, आई होप कि कुछ कम हो। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। कितना अच्छा परंपरा थी उत्तर मेरूर अभिलेख से जो प्राप्त हो रहा है, आज इसको लागू किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी, याद रखेंगे चतुर्वेदी मंगलम में यह कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दी गई है, यानी ब्राह्मण जो गरीब किस्म तबके के थे उनको भूमि दी गई कि जाइए आप खाइए पीजिए, तो उनको कर नहीं दिए जिसपे, तो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती। एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई थी उसे ब्रह्मदेव कहते थे। चोल सेना का सबसे संगठित अंग जो था वो पदातिक सेना था, यानी जो पैदल सेना जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण जो सेना का संगठित अंग था वो पैदल सेना थी। चोल काल में कंजुल सोने के सिक्के थे, याद रखेंगे कि मुद्रा कंजुल क्या थे, तो सोने के सिक्के थे। कलंजू क्या थे, तो सोने के सिक्के थे। मुद्रा चोल काल में जो मुद्रा था कलंजू। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। उसकी रचना जो है कलिंग तुपर्णी है। कंबन, याद रखेंगे कंबन, तमिल जो कवि थे उसमें कंबन, ओटम कुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पोन रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरिंत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में या त्रिरत्न किसे कहा जाता था। पंप, पोन और रन ये कन्नड़ त्रिरत्न कहलाते थे। तो तमिल साहित्य कंबन याद रखिएगा कि तमिल था, कन्नड़ नहीं। ओटम कुट्टन और पुगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। तो वहीं कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कौन थे, तो पंप, पान और रन थे। परश्री ब्राउन तंजौर के
बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निषक माना जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। वर्तमान में जो शिव तांडव करते हुए जो स्टैचू है नटराज की, वो कब बनी थी? तो चोल काल में बनी थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जर्मनी में जो सबसे बड़े लेबोरेटरी साइंस का है, उसके सामने भी ये नटराज की मूर्ति बनी है। अभी जो भारत मंडपम भी बना है G20 के समय में, तो उसके सामने भी सबसे बड़ी जो स्टैचू लगाई गई थी कांस्य प्रतिमा, तो उसमें ये चोलकालीन जो नटराज की प्रतिमा थी उसको वहां पर लगाया गया है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। जो शैव संत थे यानी नयनार ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं का यानी 10वीं सदी में चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था वह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था वो तनियर कहलाता था। जो सबसे बड़ा गांव हो इकाई के रूप में प्रशासन में उसको क्या बोला जाता था? तनियर कहा जाता था। उत्तर मेरू शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, प्रांतक प्रथम के शासनकाल में स्थापित किया गया था। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार चेंज होती रही है। सबसे पहले उरैयूर में थी, उसके बाद तंजौर, उसके बाद गंगईकोंड, चोलपुरम और कांची। गंगईकोंड चोलपुरम याद रखेंगे, राजेंद्र प्रथम ने इसको उत्तर भारत को जीतने के बाद पाल वंश को, तो गंगईकोंड चोलपुरम उसका नाम रखा। चोल काल में सड़कों की देखभाल जो समिति करती थी प्रशासन, उसको बगान समिति बोलते थे। जो सड़कों का देखभाल चोल काल में करता था उसको क्या बोलते थे? तो बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। जो वाटर सिस्टम था, वस्तुओं से मुद्रा उस समय इतना प्रचलित नहीं था आम लोगों में, तो वो बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे। तो प्रमुख क्या था? तो धान थी। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह कौन कौन थे? तो उनको देख लेते हैं। वलंजियार, नाना दैसी एवं मणिग्रामम, ये क्या थे? तो व्यापारियों का समूह था। विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो अलवार कहलाते थे। वहीं शिव के जो उपासक थे नयनार कहलाते थे। ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अलवारों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। नयनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। अब देखते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश या कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत थी। चालुक्य की राजधानी कहाँ है? मान्यखेत। और संस्थापक कौन है चालुक्य? तो तैलप द्वितीय। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 4 और सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप थर्ड इसके प्रमुख शासक थे। किस वंश के? तो चालुक्य वंश के। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी, वर्तमान कल्याणी कहाँ है या मान्यखेत कहाँ है? तो कर्नाटक में को बनाया। इस वंश
का सबसे प्रतापी जो शासक था वो विक्रमादित्य सिक्स था। बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबारी में रहे थे। मिताक्षरा जो हिंदू विधु ग्रंथ है, याद रखेंगे, उत्तर भारत में चलता है दाएं भाग और दक्षिण भाग में चलता है मिताक्षरा। ये मिताक्षरा क्या है, तो इसमें ऐसी व्यवस्था की गई जो हिंदू धर्म है उनमें जो संपत्तियों का है बंटवारा कैसे होगा। तो मिताक्षरा जो चलता था वो कहाँ चलता था, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में असम मगध वाले क्षेत्र में, और असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कौन सा दाएं भाग, यानी पिता से पुत्र में संपत्ति का हस्तांतरण कैसा हो। तो मिताक्षरा की राजधानी रचना किसने किया था, तो विज्ञानेश्वर ने किया था। मिताक्षरा याज्ञवल स्मृति पर आधारित है। यह जो मिताक्षरा है वो प्रमुख विधिवेता विज्ञानेश्वर ने इसकी रचना की थी। विक्रमा देवचरित की रचना बिल्हण ने की। अगर पूछ ले तो विक्रमदेव चरित्रम की रचना किसने की, तो बिल्हण ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। एक विक्रमादित्य याद रखेंगे वह गुप्त वंश में भी है, तो वो विक्रमादित्य 1 और 2 है। यहाँ विक्रमादित्य 6 की बात हो रही है, जो कहाँ किस में है, तो चालुक्य वंश में है। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पहले थी, तो मान्यखेत थी, और आगे चल करके उसकी राजधानी कहाँ, कल्याणी कर्नाटक में हो जाता है। चालुक्य वंश, वातापी या बादामी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, जिसका राजधानी वातापी या बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। याद रखेंगे कि यही वही पुलकेशिन द्वितीय है जो हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराते हैं, जब हर्षवर्धन दक्षिण विजय पर निकलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। इसलिए इसे भी चालुक्य राजवंश वातापी का संस्थापक माना जाता है। यह 543-544 में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग रूप दिया और अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था। तो याद रखेंगे चालुक्यों की प्रमुख बंदरगाह की बात पूछेगा तो गोवा थी। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से भी, आज भी क्वेश्चन पूछता है कि रेवती द्वीप कहाँ है और किसका पुराना नाम किसका है, गोवा का। गोवा को क्या बोलते थे, तो रेवती द्वीप के नाम से भी जाना जाता है गोवा को। और कब, तो चालुक्यों ने इसका नाम रखा था और प्रमुख बंदरगाह था चालुक्यों का। नेक्स्ट देखते हैं, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुत सुवर्ण एवं अनिष्टतम यज्ञ संपन्न करवाया था, जिसने जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन, जिनेंद्र यानी जैन, मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने कराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शासक शाह
खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा था। बाद में संभवतः शाह खुसरो द्वितीय ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, पहली बार ईरान में, यानी उस समय पर्सिया बोलते थे, तो ईरान में पुलकिशिन द्वितीय ने अपने राजदूत भेजा था। लगभग 661 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग पुलकिशिन द्वितीय के राज्य में पहुंचा था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पुलकिशिन द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था, तो वे ह्वेनसांग आया था। याद रखेंगे, जो ह्वेनसांग था वो किसके दरबार में भी आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की और कुछ दिन पढ़ाया भी। ह्वेनसांग की पुस्तक बताएंगे सी यू की। ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था, तो सी यू की, भारत की यात्रा। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकिशिन द्वितीय को लगभग 682 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकिशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकिशिन द्वितीय से है। जो लेखक कौन है, तो रवि कृति हैं। अजंता के एक गुहा चित्र में पारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकिशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अजंता के एक गुहा चित्र में मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे औनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पडक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी पडक्कल, याद रखेंगे पडक्कल वहाँ का बंदरगाह भी था, तो पडक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनाया तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसने इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ऐहोल बताएंगे किस राज्य में, वर्तमान के किस राज्य में है, राइट। और चालुक्यों की जो अंतिम वातापी वाले जो चालुक्य थे, उनकी जो अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब देखते हैं जो चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ये वेंगी के, इसके पहले वातापी के चालुक्य पढ़े, अब वेंगी के चालुक्य हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी यानी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय तथा जिसका सेनापति पंडरंग था। अब नेक्स्ट देखते हैं जो वातापी के, जो बादामी के जो चालुक्य थे उनको हराया था और दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं राष्ट्रकूट वंश के। चालुक्य वंश सबसे फेमस कौन सा रहा है, तो वातापी वाला। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग ने 752 ईस्वी में स्थापना किया और यह कर्नाटक के चालुक्य
के अधीन सामंत थे। इसकी राजधानी मनकीर या मान्यखेत वर्तमान में मालखेड़ या सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय और अमोघ वर्ष कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। याद रखेंगे, एलोरा, एलोरा मंदिरों का शहर। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करते हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्स राज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, त्रिपक्षीय युद्ध से कौन कौन से संबंधित थे? तो पाल वंश, पाल, राष्ट्रकूट और एक प्रतिहार। प्रतिहार चंदेलों के संबंध थे और ये राष्ट्रकूट चालुक्यों के संबंध थे और पाल पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्य था। इन तीनों में संघर्ष हुआ, कौन जीता? तो राष्ट्रकूट ने जीता था, ध्रुव ने जीता था ये त्रिपक्षीय संघर्ष। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद थर्ड ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल एवं प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्डीय ने नष्ट कर दिया। जो बचे कुछ क्षेत्र पल्लव थे, पांड्य थे और केरल में गंग शासक थे, उनको किसने खत्म कर दिया? तो गोविंद थर्ड ने नष्ट कर दिया। राष्ट्रकूट शासक गोविंद थर्ड ने नष्ट कर दिया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज की रचना की। याद रखेंगे, कविराज पूछा हुआ क्वेश्चन है। कविराज की स्थापना किसने की? तो अमोघ वर्ष ने की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमोघ वर्ष की रचना, अमोघ वर्ष की रचना सॉरी अमोघ वर्ष किस चीज का रचना किया था? तो कविराज, कविराज मार्ग। वो कौन था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। आदि पुराण और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण के रचनाकार जीनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सकातना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष है वो उसके दरबार में कौन कौन रहते थे? तो आदि पुराण के जो रचना किया था त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार कौन थे? तो जीनसेन। और गणितासार के संग्रह के लेखक कौन थे? तो महावीराचार्य। ये सब किसके में रहते थे? तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के शासनकाल में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत किया। राइट, तो ये जैन धर्म से संबंधित था। याद रखेंगे, जैन धर्म में जो है वो संलेखना पद्धति यानी बिना खाए हुए अपने प्राण को त्याग देने की परंपरा है, संलेखना पद्धति बोलते हैं। लेकिन जो अमोघ वर्ष था ये तुंगभद्रा नदी में अपने अंतिम संस्कार उसका स्वयं को समाधि ले लिया। इंद्र थर्ड के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। याद रखेंगे, राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड के शासन काल में अल मसूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। पोन याद रखेंगे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। ये क्रम से आप याद रखेंगे कि जो प्रतापी के चालुक्य हैं उसको हरा करके दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट शासक की स्थापना करता है, तो वहीं कुछ बचे रह जाते हैं कल्याणी वाले।
चालुक्य, उसका तैलप द्वितीय ने 973 में मजबूत हो जाता है, तो फिर राष्ट्रकूटों को हरा करके कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र महामंदिरों का निर्माण गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलोरा एवं एलिफेंटा में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है, गुफा मंदिर, वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू परंपरा से, तो वहीं हिंदू धर्म से परंपरा तो ये है बौद्ध जैन। 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं है। बौद्ध गुफाओं में तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन है? तो आपको हिंदू धर्म से संबंधित है 13 से 29, और 1 से 12 कौन है? तो बौद्ध से, और 30 से 34 कौन है? जैन है। तो सबसे कम जैन की है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा जो संख्या 10 है, इसमें एक चैत्य है। वहां याद रखेंगे चैत्य और विहार में भी अंतर होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है, विहार निवास स्थल होता है। यहाँ पर 2 मंजिले और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा के गुफा संख्या 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। जो नरसिम्हा का अवतार है विष्णु भगवान का, वो गुफा संख्या 15 में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया है। फ्रांसीसी यात्री कौन था? तो थेविनेट ने था। राष्ट्रकूट स्वयं धर्म, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय, यानी शाक्त किसको बोलते हैं? तो बौद्ध को, के साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। तो याद रखेंगे जो राष्ट्रकूट थे वो जो वातापी के चालुक्य है उसको हराए थे। वातापी के जो चालुक्य थे वो शैव परंपरा से थे, उनको हराया राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने। फिर शैव परंपरा, इसने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना की। तो शैव, वैष्णव, शाक यानी बौद्ध, जैन के भी उपासक उसके शासनकाल में रहे थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राजाओं में मुसलमानों व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम प्रचार करने की स्वीकृति दी। यहीं से दक्षिण भारत में इस्लामी परंपरा फैलती है। नेक्स्ट देखते हैं यादव वंश। देवगिरी, याद रखेंगे यादव वंश पूछे देवगिरी तो याद रखेंगे कहाँ? गुजरात, जो गिर वाले क्षेत्र में है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलमल प्रथम ने, याद रखेंगे भीलमल प्रथम किसका स्थापना करता है? यादव वंश की ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था सिंहण था, जो 1210 से लेकर के 1246 तक शासन किया था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। याद रखेंगे रामचंद्र बहुत पूछता है। रामचंद्र ये जैन मतावलंबी हो गया था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। याद रखेंगे कि यादव वंश का कौन शासक था जिसने मलिक काफूर ये छक्का था, यानी 3rd जेनरल था, और यही सबसे ज्यादा उसको जिताया था अलाउद्दीन को। ये खरीदा हुआ था अलाउद्दीन ने। तो कौन आत्मसमर्पण कर दिया? रामचंद्र ने। संगीत शास्त्री शंकर देव राजा सिंघन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं होयसल वंश। द्वार समुद्रम, याद रखेंगे द्वार समुद्र के होयसल वंश। या क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि द्वार समुद्र वर्तमान के समय कौन से क्षेत्र हैं? तो कर्नाटक वाले क्षेत्र। होयसल वंश, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी।
होयसल वंश किसकी एक शाखा थी? तो यादव वंश की। देवगिरी में कौन थे? तो यादव वंश। और यादव वंश की स्थापना किसने की थी? आप लोग कमेंट में बताइए, इतना जल्दी भूलना नहीं है। बेंगलुरु में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। जो होयसल वंश, याद रखेंगे, मलिक काफूर के सामने समर्पण कौन करता है? यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र ने। और वहीं होयसल के वंश के जो शासक वीर बल्लाल तृतीय है, उसको मलिक काफूर ने हराता है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हैलेवीड थी। अब आते हैं नेक्स्ट जो राजवंश है, कदम वंश के बारे में देखते हैं। कदम वंश, सिर्फ कदम वंश के संस्थापक पूछ लेता है। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। नेक्स्ट देखते हैं गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। और संस्थापक यहाँ देखिए वज्रप्रहस्त पंचम था। तो जो प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा था। ये किससे? तो अभिलेखों के अनुसार मिलता है, लेकिन वास्तविक में संस्थापक कौन है? तो वज्रहस्त पंचम था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलाल यानी कोल्लर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। नेक्स्ट देखते हैं काकतीय वंश। रुद्रमा मूवी आप लोग देखे होंगे साउथ का, तो उसमें काकतीय वंश के बारे में समझाया गया है। काकतीय वंश के बारे में देखते हैं। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, याद रखेंगे काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था। काकतीय वंश आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले, इस समय वर्तमान में तेलंगाना जो उसका हैदराबाद वाली राजधानी है, वहीं काकतीय वंश थे। तो इसका संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन? तो बीटा प्रथम, जिसने नालकोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति, याद रखेंगे गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। रुद्रमा देवी जो थी वो किसकी थी? बेटी थी। तो गणपति का सबसे शक्तिशाली कौन था? तो गणपति था, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था। आप जब रुद्रमा मूवी जब देखेंगे तो उसमें उसको पाला जाता है लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक लड़का के रूप में। उस मूवी में पूरा चरित्र किया गया है काकतीय वंश का, देखना चाहिए, बहुत सुंदर मूवी है। जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल हस्तांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, जो 1295 से लेकर के 1323 ईस्वी में था। राय गज केसरी और दाय गज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां है। दया गज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी, और राय गज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की दी गई थी। राय पूछेगा क्वेश्चन कि रुद्रमा देवी कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राय गज केसरी। और ये रुद्रमा देवी को जो राय गज केसरी की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो उसके पति के द्वारा दी गई थी। और रायगज केसरी की उपाधि धारण करते हुए सिक्कों पर भी अंकित किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं सीमावर्ती राजवंशों का उद्भव कैसे हुआ है। तो सीमावर्ती जो राजवंश थे उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पाल वंश। याद रखेंगे पल्लव वंश से शुरुआत किए थे और पाल वंश यहाँ आ गए हैं।
पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में किया था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ने उदंतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना की। याद रखेंगे, गोपाल ने किसकी? उदंतपुरी में। तो वहीं आपको विक्रमशिला को धर्मपाल ने कराया था। और सोमपाल, इसने बांग्लादेश में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसने कराया था। सोमपाल ने सोमपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में संघर्ष हुआ। पाल की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोरठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। याद रखेंगे, सोमपुर महाविहार का स्थापना किसने कराया था? तो धर्मपाल ने कराया था। उदंतपुरी, बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र शासक बाल देवपुत्र, कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने की 5 गांव दान में दिए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के अगर पूछेगा स्थापना किसने किया था, तो 6ठी शताब्दी में कुमारगुप्त ने कराया था। लेकिन वहीं पर 5 गांव दान दिया था किसने? देवपाल ने। और कहाँ का था शासक? तो जावा सुमात्रा याद आ रहा होगा, इंडोनेशिया का पार्ट है। वहां का शासक बालदेव पुत्र के अनुरोध पर देवपाल ने 5 गांव दान में दिया था। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सेन वंश। पाल वंशों के पतन के बाद कौन सा वंश शासन करता है मगध वाले रीजन में? तो सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया थी, लखनऊ थी। नदिया जिला वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बलाल सेन और लक्ष्मण सेन। याद रखेंगे, लक्ष्मण सेन कहीं बख्तियार खिलजी के समय में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बलाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ सेन शासक बलाल सेन ने की थी। याद रखेंगे, बलाल सेन ने किसकी रचना करता है? तो दान सागर, अद्भुत सागर। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया। अगर पूछेगा कि अद्भुत सागर जो उसको पूर्ण रूप किसने दिया, तो लक्ष्मण सेन ने दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्य सभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि गीत गोविंद की रचना किसने किया था, तो जयदेव ने की थी। पवन दूत के लेखक धोया और ब्राह्मण सवर्ष 100 के लेखक हलायुध थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्य मंत्री थे। हलायुध कौन थे? तो लक्ष्मण सेन के समय में प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री थे। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुनेश्वर मंदिर यानी शिव की विशाल मंदिर की स्थापना कराया था। विजय सेन ने कहाँ पे? तो देवपाड़ा में। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेन वंश का कौन शासक था?
जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था? तो सेन राजवंश प्रथम राजवंश था। याद रखेंगे, सेन राजवंश हिंदी में उत्कीर्ण कराया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बंगाल का अगर अंतिम हिंदू शासन पूछेगा तो कौन? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर राजवंश। ये बख्तियार खिलजी आता है और सेन वंश को पराजित कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालाक्रम से इस प्रकार थे। सबसे पहले कारकोट वंश, उपलव वंश और लोहार वंश। अंतिम जो वंश होता है लोहार वंश होता है। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की। उसी समय इसी कारकोट वंश का जो शासक था हर्षवर्धन। तो कारकोट वंश कहाँ था? तो आपको जम्मू कश्मीर में। ह्वेन ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। नेक्स्ट देखते हैं कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तिपिंड था। याद रखेंगे, ललितादित्य जो था ये कहां तक अपना राज्य को विस्तार कर दिया था? तो तुर्की तक। बहुत शक्तिशाली राजा था ये। और शारदापीठ विश्वविद्यालय भी जम्मू कश्मीर में खोला था ललितादित्य। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो वो कश्मीर में है। का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा कराया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उपलव वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो अवंती वर्मन। 980 ईस्वी में उपलव वंश की राजधानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। 980 में उपलव वंश की रानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उपलव वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राजा था। कौन था? तो संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुए। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्या कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का जो आश्रित कवि थे। कौन? कल्हड़। तो लोहार वंश में ही कल्हड़ थे। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगड़ी का वितरण समाप्त हो गया। अगर पूछे कि राजतरंगड़ी से क्या पता चलता है, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। और राजतरंगड़ी किसने लिखा था? तो कल्हड़ ने लिखा था। अब नेक्स्ट देखते हैं कामरूप का वर्धन वंश। कामरूप कहाँ है? तो असम में। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्धन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया।
नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण वंशों में। अब राजपूत वंशों की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो मालवा का शासक, क्वेश्चन पूछा था जो गुर्जर प्रतिहार किस क्षेत्र में थे, तो मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हरा दिया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने, याद रखें गोविंद तृतीय ने दक्षिण में पल्लव, चोल और केरल के राज्यों को भी समाप्त कर दिया था। ये शक्तिशाली था राष्ट्रकूट शासक। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा जो है वो मिहिर भोज है। याद रखेंगे मिहिर भोज को। इसने अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का जो राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर, इस बार यूपीपीसीएस में पूछा था कि उत्तर भारत में राजवंशों के क्रम, तो दिल्ली नगर की स्थापना अगर पूछेगा, दिल्ली नगर की स्थापना तो कौन स्थापना किया था, तो तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य में किया था। नेक्स्ट देखते हैं गढ़वाल वंश, राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। तो गढ़वाल वंश अगर पूछे किस क्षेत्रों में, तो वाराणसी वाले क्षेत्रों में गढ़वाल राठौर वंश। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की स्थापना की। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाया था। धर्मचक्र जीन विहार बनवाया था किसने? गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। याद रखेंगे पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से गढ़वाल वंश के जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसने गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदौर के युद्ध में इसे पराजित कर दिया और उसे मार डाला। किसे? जयचंद। अब आते हैं चौहान या चहमान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज तृतीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। अजमेर कहाँ पे है? तो वर्तमान में राजस्थान में। चौहान या चौहान वंश। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णव राज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसल देव हुआ, जो कब 1153 से 1163 के बीच, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। ढाई दिन का झोपड़ा, याद रखेंगे ढाई दिन का झोपड़ा नामक प्रसिद्ध मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रदरबाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। याद रखेंगे चंद्रदरबाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध
91 ईस्वी में हुआ, जिसने पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई एवं गौरी की हार हुई। दूसरा जो द्वितीय तराइन की युद्ध होती है 1192 ईस्वी, जिसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। यहीं से सल्तनत वंश की स्थापना हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। याद रखेंगे, परमारों की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंधन चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृति युक्ति कल्पतरू में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों में उसके उपयोग का भी उल्लेख मिलता है। 9 साहस साधक चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त, 10 रूपों के रचयिता धनंजय, धनिक और हालायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज एक शक्तिशाली शासक भी था परमारों का, और इसने खगोल शास्त्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र बन गया था। आज भी वर्तमान में वहां गुरुकुल व्यवस्था चलती है। जिसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान राजवंश का, और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उल्लू खां ने मालवा पर अधिकार करके परमार वंशों की समाप्ति कर दी। नेक्स्ट देखते हैं चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। याद रखेंगे, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ननुक था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ननुक था। 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना किसने की? तो ननुक ने की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर यानी महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। याद रखेंगे, कालिंजर वहीं जहां शेर सूरी इस किला को ढाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्धन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिससे उसने खजुराहो में विष्णु मंदिर में स्थापित करवा दिया। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कंदारिया महादेव मंदिर आज भी फेमस है का निर्माण धनदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था।
धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो याद रखेंगे कौन ऐसा शासक था, चंदेल शासक, जिसने महमूद गजनी के आक्रमण के कारण आत्मसमर्पण कर दिया। तो चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। ठीक, उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। तो चंदेल शासक विद्याधर ने जो मोहम्मद गजनवी था उसका सफलतापूर्वक विरोध भी किया था। चोल शासक कीर्ति वर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। अल्लाह उदल नामक 2 सेना नायक परम देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। हम नेक्स्ट देखते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश। एक चालुक्य वंश तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बेंगू के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और चालुक्य वंश। अब देखते हैं हम लोग गुजरात के चालुक्य वंश यानी सोलंकी वंश के बारे में। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। उसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी। मूलराज प्रथम ने शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। याद रखेंगे सोलंकी वंश कौन शासन कर रहा था उस समय, जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर, तो भीम प्रथम थे। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने अबू पर्वत पर, ये अबू पर्वत कहाँ है तो माउंट आबू शिखर कहाँ है तो आपको राजस्थान में, तो अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। कौन? भीम प्रथम के सामंत विमल ने। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत पर जो राजस्थान में है, एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का स्थापना किया। मोडेरा का सूर्य मंदिर याद रखेंगे, पूछा जाता है मोडेरा, जहां पर मोडेरा स्टेडियम था जिसका नाम मोदी स्टेडियम कर दिया गया। मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्रम महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज के द्वारा कराया गया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी थे। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय ने गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। नेक्स्ट देखते हैं कलचुरी वंश।
कलचुरी या चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों को विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। त्रिकलिंग विद्यापति की उपाधि भी धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। याद रखेंगे, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा, याद रखेंगे, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। खतौली का युद्ध, याद रखेंगे, 1518 में राणा सांगा एवं इब्राहिम